अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के नॉवल के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। इडियट, बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल अपने पर्स में वापस रखा था। अब जाहिर है मोबाइल जैसी नेमत से वो कैसे महरूम रहना कबूल कर सकती थी। कुछ कहा तुमने, सवाल हुआ था। कुछ नहीं, खरा जवाब देते हुए अमल ने चेहरे का रुख खिड़की की जानिब किया था। अब वो इस शख्स से किसी भी बहस के मूड में नहीं थी, जबकि दूसरी जानिब नाइल शाह के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। आखिर उसके होते हुए वो अमल को किसी और से मुस्कुराकर बात करने की इजाजत कैसे दे सकता था। उसने अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों का लमस महसूस किया था। कोई उसके बाल चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर रहा था, लेकिन यह लमस उसके लिए नया था। अचानक ही उसने घबराकर आंखें खोली थी और मास्टर ने जल्दी से अपना हाथ उसके चेहरे पर से हटाया था। क्या कर रहे थे तुम? उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए पूछा था। तुम्हारे बाल बिखरे थे, वही हटा रहा था। सामने देखते हुए उसने संजीदगी से जवाब दिया था। आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना नाइल शाह। एक उंगली उसकी जानिब उठाकर उसने जैसे धमकी दी थी। तुम्हें छूने का कोई शौक भी नहीं है। मुझे डर लग रहा था तुमसे, इसलिए बाल हटाए। डर लग रहा था? वाह, तो नाइल शाह को अमल शाह से डर भी लगता है। एक मुस्कुराहट अमल के होंठों पर बिखरी थी। हाँ, क्योंकि इस हालत में मुझे तो बिल्कुल रिंग्स मूवी की चुड़ैल लग रही थी। और इस जवाब पर अमल के होंठों की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई थी। ऐसा तो लगना ही है ना, आखिर हमारा ताल्लुक एक खानदान से जो है, और वो अमल ही क्या जो टका सा जवाब न दे। तुम्हें अपनी जबान पर काबू रखने की जरूरत है अमल शाह। मास्टर को गुस्सा आने लगा था। और तुम्हें अपने हाथों को भूलो मत कि बीवी हो तुम मेरी, उसने याद दिलाना जरूरी समझा था। और तुम भी भूलो मत कि बीवी होने की पहली शर्त तुम्हारा 4 फुट दूर रहना था। चलो फिर, अमल ने भी याद दिलाया था। ठीक है, फिर गाड़ी से उतर जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ 2 फुट दूर हो मुझसे। बहुत खुशी से, और वो कहकर गाड़ी से उतर गई थी, जबकि मास्टर का मुंह हैरानी से खुल गया था। आखिर ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? बड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। अमल, अमल वापस आओ, वो उसे आवाज दे रहा था, मगर अमल अनसुनी करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अमल, वो तेजी से उसके सामने आ खड़ा हुआ था। क्या मसला है? गाड़ी में वापस आकर बैठो, हुक्म जारी हुआ था। मैं नहीं बैठूंगी, वो कहकर दोबारा चलने लगी थी। तुम अगर 2 मिनट में गाड़ी में वापस नहीं बैठी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मास्टर की धमकी पर अमल के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें क्या लगता है मास्टर, तुम मुझे उठाकर गाड़ी में फेंक दोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी? क्या करोगी तुम? दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे हुए मास्टर ने कहा था। सामने देखो, रेस्टोरेंट है, लोगों की भीड़ है, और मैं इन तमाम लोगों से तुम्हारी ऐसी चित्रों लगाऊंगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चैलेंजिंग अंदाज था। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अमल, मुझे चैलेंज मत करो। उंगली उसकी जानिब उठाई थी। लेकिन मैं तो चैलेंज कर चुकी हूँ मास्टर, कहकर वो दोबारा पलटकर रेस्टोरेंट की जानिब चलने लगी थी। और अब नाइल से मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे धकेलता हुआ गाड़ी की जानिब ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। मुसलसल अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं था। छोड़ो मुझे, वरना मैं चीखूंगी, अमल ने धमकाना चाहा था। ट्राई करो और अंजाम देखो। वो अब गाड़ी के करीब पहुंच गए थे। मास्टर ने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। तुम जैसा बेहिस इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो शदीद गुस्से में थी। और मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे अलावा किसी और बेहिस को देखो भी ना, मुस्कुराकर कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। जबकि अमल अब खामोशी से खिड़की पर सर टिकाए उसे बिल्कुल इग्नोर किए बाहर देखने में मसरूफ हो चुकी थी। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर था। सोच अब अमल की जानिब थी, जाने वो फिर से कहाँ गायब हो गई थी। आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और शान से भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। फरहाद ने उसे मैसेजेस भी किए थे, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया था। अब वो अमल के से मिलने जाने के बारे में सोच रहा था, मगर उसके अपार्टमेंट नहीं मालूम था। उस दिन भी अमल ने अंदर आने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसका फ्लैट नहीं देख सका था। और आज जब उसने शानजे से पूछा तो वो भी नहीं जानती थी। उसे काफी हैरानी हुई थी। शानजे कैसे नहीं जानती, जबकि वो तो अमल की बहुत करीबी दोस्त है। मगर अमल ने उसे भी नहीं बताया। कभी कभी अमल उसे बहुत मशकूक लगती थी, बल्कि वो हमेशा ही से उसके लिए मशकूक थी, और आज तक है। कुछ था ऐसा जो अमल हर एक से छुपा रही थी। कोई राज तो है, कुछ तो ऐसा है जो उसको इस तरह हमेशा गायब हो जाने का सबब बनता है। मगर वो क्या है, ये वो आज तक समझ नहीं पाया था। मगर वो उसकी आंखों में देख जरूर सकता था। एक दर्द, एक इंतजार, एक राज था उसकी आंखों में। और उसकी तो मुस्कुराहट में भी दिल शामिल नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी मुस्कुराहट भी कोई राज हो। वो मुस्कुराती है तो आंखों में कोई चमक नहीं होती थी। ये मुस्कुराहट सिर्फ उसके होंठों तक ही रहती थी। मगर कभी कभी जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी मुस्कुराहट कुछ कहते की कोशिश कर रही हो।
اس کی مسکراہٹ کی وجہ بظاہر وہ نہیں ہوتی تھی جو دکھ رہی ہوتی تھی، کچھ اور ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ مسکراتی ہے اور اس کے دل پر اثر کرتی ہے اس کی مسکراہٹ، اور پھر دل چاہتا ہے کہ وہ بس اسے ایسے ہی مسکراتی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ کتنا سکون دیتی ہے اس کی مسکراہٹ اسے، اور عمل کی مسکراہٹ کا تصور ہی اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اسے تو یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ کب وہ اپنی گاڑی کے اندر آ بیٹھا تھا۔ عمل کی سوچوں نے اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اوہ عمل، تم یقیناً کوئی جادوگرنی ہو، وہ اپنے تصور میں اسے مخاطب تھا، اور پھر اس کے موبائل میں آنے والی کال سے اسے اس تصور کی دنیا سے باہر لائی تھی۔ اس نے کال کرنے والے کا نام پڑھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی بدلے تھے، ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی کا سایہ تھا۔ ہیلو، موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کام ہو گیا؟ سوال ہوا تھا۔ نہیں، مختصر جواب دیا تھا۔ کیا مطلب نہیں؟ تم نے کل رات اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ آخر کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہزاد شاہ کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی۔ اسے سب معلوم ہے باس، وہ جانتے تھے کہ میں اسے ماننے آ رہا ہوں، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا، لیکن انہوں نے مجھے پکڑا نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو فرحات؟ کیا نائٹ سب جانتا ہے؟ شہزاد شاہ کی آواز میں اب ایک ڈر تھا۔ نہیں، اگر وہ سب جانتے ہوتے تو مجھے اب تک پکڑ چکے ہوتے، اور آپ کو بھی۔ اس نے اپنا اندازہ بتایا تھا، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ شہزاد شاہ اب کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ بالکل، اور وہ لڑکی بھی یقیناً کچھ نہیں جانتی، ورنہ اب تک وہ انہیں سب بتا چکی ہوتی۔ لیکن ہمیں اسے ہر حال میں ختم کرنا ہے فرحاد، مجھے وہ لڑکی مردہ چاہیے۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات کی جانب آ چکے تھے۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں باس، آپ فکر مت کریں، وہ زندہ نہیں رہے گی۔ کال کٹ کر دی گئی تھی، وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کہانی کا اختتام اس لڑکی کے اختتام پر ہی ہونا تھا، اس لڑکی کو ختم کر کے ہی وہ اس کہانی سے آزاد ہو سکتا تھا۔ اس کہانی کے اختتام کے بعد ہی وہ اپنی زندگی پر توجہ دے سکتا تھا، اور اس کی زندگی کیا تھی؟ عمل، میری زندگی، تمہیں زندگی میں شامل کرنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، مجھے اسے ختم کرنا ہوگا تاکہ میں تم تک آ سکوں، خود سے کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اور اس کہانی کا اختتام سب بدلنے والا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اور وہ آدھے گھنٹے سے کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ناراض سی لگ رہی تھی وہ۔ نائشہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے عمل کا یہ غصیلا انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کسی کا غصہ بھی اتنا سکون دے سکتا ہے، گہرے ڈمپلز کے ساتھ اس نے کہا تھا، اور اس کی آواز جیسے عمل کو کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ چہرے کا رخ فوراً اس کی جانب کیا تھا، اور نظر اس کے ڈمپلز پر پڑی تھی۔ اف عمل، ڈمپلز کو مت دیکھو، اس نے خود کو ٹوکا تھا۔ کیا ہوا؟ زبان پر تالے کیوں ڈال لی ہیں؟ اس نے اسے دوبارہ چھیڑا تھا۔ میں تم سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ لیکن میں تو کرنا چاہتا ہوں، نظریں راستے پر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے تمہارے چاہنے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے نا؟ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پڑتا، وہ پڑ جائے گا، آخر کب تک میرے ڈمپلز کو اگنور کر سکو گی تم؟ گاڑی اچانک ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی، اور عمل حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا تو اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ ڈوب کر مر جاؤ عمل، خود کو کوستے ہوئے اس نے نظروں کا رخ بدلا تھا۔ چلو اب تمہیں اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، یقیناً تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور مجھ سے بحث کرنے کے لیے تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس پر مزید الفاظ کی برسات کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، اور عمل بھی فوراً باہر آئی تھی۔ وہ اب بالکل خاموش تھی، اور کیوں نہ ہوتی خاموش، آخر اس کی چوری جو پکڑی گئی تھی۔ یہ تمہارا وقت ہے نائل شاہ، خود سے کہتے ہوئے عمل کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ کھانے کے دوران ان دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی عمل نے اب کچھ کہنا مناسب سمجھا تھا، اور نہ ہی ماسٹر نے اسے مزید چھیڑنا۔ ویسے بھی آگے بہت سے موقع آنے والے تھے۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل کی جانب چل دیے تھے۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ کھوئے ماسٹر کے دیے ہوئے کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ جب ڈور بیل کی آواز آئی تھی، اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سے واجد کھڑا نظر آیا تھا۔ دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ اپنی جگہ پر واپس آتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہاں، کچھ کام آ گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اسے یہاں سے لے کے اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اسے اب بھی اس بات پر غصہ تھا، ماسٹر کا آرڈر تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ واجد نے کندھے اچکائے تھے۔ عمل کو لے جانے کا آرڈر تھا، مجھے نہ اٹھانے کا نہیں۔ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عمل کو ٹائم پر لے جانے کا آرڈر تھا، تمہیں اٹھانے لگتا تو 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا میں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اب اپنی ان خصوصیات سے انکار تو کرنا ہی تھا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اسے اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا جیسے میں جانتا نہیں، واجد نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بتاؤ کام ہو گیا؟ مصطفیٰ کی انگلیاں اب لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلنے لگی تھی۔ ہاں ہو گیا۔ جیب سے ایک یو ایس بی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ کچھ یو ایس بی لیپ ٹاپ پر لگائی تھی، اس میں ایک فولڈر تھا جس میں 2 ویڈیوز تھی۔ مصطفیٰ نے ان ویڈیوز کو اوپن کی تھی، وہ دونوں اس ویڈیوز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ چہرہ کلیئر نہیں ہے اس میں، ویڈیو ختم ہوتے مصطفیٰ نے کہا تھا۔
अगली लगाओ शायद इसमें आ जाए। मुस्तफ़ा ने सर हिलाते हुए दूसरी वीडियो ओपन की थी। इसमें भी चेहरा नजर नहीं आ रहा वाजिद, ये अच्छा नहीं है, हमें चेहरा चाहिए था। मुस्तफ़ा कुछ परेशान लग रहा था। तुम्हारा फुल फोकस चेहरे पर है मुस्तफ़ा, इसलिए तुमने एक चीज नोट नहीं की। वाजिद ने गौर से स्क्रीन को देखते हुए कहा था। क्या? ये देखो। उंगली स्क्रीन पर एक जगह रखी थी और मुस्तफ़ा ने अपने ग्लासेस सेट करते हुए उस जगह को जूम करके देखा था। ग्रेट, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मुस्तफ़ा के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। क्योंकि तुम्हारे चश्मे के नंबर बढ़ गए हैं, वाजिद ने उसका मजाक उड़ाया था। बिल्कुल मेरे आईक्यू लेवल की तरह फखरी अंदाज था। हा हा हा, अच्छा मजाक है ये भी। वाजिद अब बकायदा हंसने लगा था। मैं मास्टर को बताया हूँ कि तुम्हें काम के वक्त मजाक सूझ रहा है। उसने वाकई मोबाइल उठाकर मास्टर का नंबर निकाला था। अरे अरे रुक जाओ, मत तंग करो उन्हें, वैसे भी अपनी स्लीपिंग ब्यूटी के साथ एक खूबसूरत सफर पर है वो, एक आंख दबाते हुए कहा था, जबकि मुस्तफा के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखरी थी। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो दोनों अब तक कितनी बार लड़ चुके होंगे। अब जाहिर है अमल को उसने उससे बेहतर कौन जान सकता था। वैसे वो लड़की कमाल है, मास्टर को मैंने कभी किसी लड़की को इतना वक्त देते हुए नहीं देखा। वो अमल शाह है वाजिद, और मास्टर को अमल के अलावा कोई और बर्दाश्त कर भी नहीं सकती। वो मुकम्मल अमल की साइड पर था। हाँ, ये कहें कि अमल शाह को मास्टर के अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वाजिद ने मानाखेज मुस्कुराहट के साथ कहा था। दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं, और काश के इस वक्त मैं उन्हें लड़ता देख सकता। मुस्तफा ने एक आह भरी थी, जैसे उसे वाकई इस बात का बहुत अफसोस हुआ हो, और अफसोस भी बेजा नहीं था। अमल और मास्टर को एक दूसरे के आमने सामने देखने से ज्यादा हसीन मंजर और क्या हो सकता था भला। लेकिन हम इसी मंजर के जानिब आए तो यहाँ उस चलती गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। अमल को मुकम्मल ध्यान खिड़की के बाहर के मंजर पर था, जबकि मास्टर का ध्यान दोनों पर था। एक तो सामने सड़क और दूसरे साथ बैठी अमल। हम आधे घंटे में हवेली पहुंच जाएंगे। इस खामोशी को मास्टर नहीं तोड़ा था। और हम वहां जाकर क्या करेंगे? अमल ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। धमाका। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। डिम्पल की हल्की झलक नजर आई थी। थोड़ा और नहीं मुस्कुरा सकते थे? अमल ने अंदर से आवाज आई थी, जिसे वो इग्नोर करने को तैयार थी। कैसा धमाका? तुम्हारी शनाख्त का धमाका, गाड़ी रोकते हुए कहा था, जबकि अमल अपनी जगह सुन सी हो गई थी। तो वक्त आ गया, मगर इस तरह अचानक क्यों? हम तो ये डिसाइड किया था कि मेरे पेपर्स के बाद हम ये करेंगे। हाँ, मगर हालात बदल गए हैं। कल रात जो कुछ हुआ, यकीनन शहजाद शाह को शक हो गया होगा कि मुझे कुछ मालूम है। इसलिए मैं उन्हें यह यकीन दिलाने जा रहा हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार मुझे उन पर है, संजीदगी से कहा गया था। और उसके लिए तुम मेरी शनाख्त उनके सामने रख दोगे। अमल को हैरानी हुई थी। ये शख्स सिर्फ खुद पर से शक हटाने के लिए उसे खतरे में डाल रहा था। तुम्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही खतरनाक काम क्यों न करने पड़े। वो अमल को गौर से देखते हुए कह रहा था। तुम पर यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही कहाँ है नाइल शाह। अमल ने नजरों का रुख दोबारा खिड़की की जानिब मोड़ा था, और उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा था। तुम यहाँ क्यों रुके हो? मास्टर की जानिब दोबारा देखते उसने हैरानी से पूछा था। तुम्हें ग्रूमिंग की जरूरत है, तुम्हें बदलना होगा अमल। इस बार मास्टर के होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट गहरी थी। तुम क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ? उसे यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स उसे कुछ और ही बनाने वाला था। देखो अमल, उसकी जानिब गौर से देखते हुए उसने कहना शुरू किया था। हमें शहजाद शाह के खिलाफ सबूत बनाने हैं, और उसके लिए हमें उसने कुछ ऐसा करवाना होगा जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। और इसके लिए तुम्हें उनकी नफरत को हवा देनी होगी, उन्हें भड़काना होगा, ताकि वो जो जोश में होश खो बैठे, वो हर हद से गुजर जाए। तुम्हें मारने या मेरी जिंदगी से निकालने के लिए, बस शहजाद शाह को उसकी हद से गुजारने के लिए तुम्हें खुद को ऐसा बनाना होगा कि वो सिर्फ जहांगीर शाह की बेटी होने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इंसान होने, एक लड़की होने, मेरे साथ होने, हर वजह से तुमसे नफरत करें। और इसके लिए वो रुका था, और अमल अब समझने लगी थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें बोल्ड होना होगा अमल शाह, तुम्हें एक बिगड़ी हुई लड़की बनना होगा। और ये वही था जो अमल ने समझा था। तो इसका मतलब ये था कि अब अमल शाह को एक मॉडर्न, बोल्ड, खूबसूरत मगर एक बिगड़ी हुई लड़की का किरदार अदा करना था। और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसे ऐसा भी बनना होगा। उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा था। चले? मास्टर ने पूछा था। चलो, वो कहकर बाहर निकली थी। आने वाला वक्त मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है, अमल ने खुद से कहा था, जबकि नाइल शाह ने एक गहरी सांस ली थी। वो जानता था कि अमल जैसी लड़की के लिए ये मुश्किल तरीन काम है, मगर अमल शायद ये नहीं जानती थी कि नाइल शाह के लिए ये फैसला उससे कई ज्यादा मुश्किल था। अमल को बोर्ड होने का कहना, वो भी किसी और के सामने, ये इंतहाई मुश्किल था। आखिर वो उसकी कजन थी, आखिर वो उसकी बीवी थी, और आखिर वो उसकी मोहब्बत थी। व्हाट? मोहब्बत? वो अपनी ही सोच पर हैरान हुआ था। उसे यहाँ बैठे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, और अमल अब तक वापस नहीं आती। जाने वो क्या बनकर बाहर आने वाली थी। उसने पर्सनली ब्यूटिशियन और डिजाइनर को कहा था कि वो उसे बिल्कुल बदल दे, मगर अब वो ये नहीं जानता था कि ये बदलाव कैसा होगा। अमल को देखने की बेचैनी बढ़ रही थी, और अब तो 2 घंटे भी गुजरने वाले हैं।
बस अब और नहीं, कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला था। अभी उसने 3 कदम ही उठाए थे कि उसे रुकना पड़ा था। वो सिर्फ खुद ही नहीं, उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी सामने का मंजर देखकर रुक गई। उसे लगा जैसे आसपास सब कुछ गायब हो गया हो और बस उस जगह एक वो था, बुत सा बना, और एक वो लड़की जो उस क्लास वॉल से बाहर आई थी और अब वो उसकी जानिब आ रही थी। उसने अपनी रुकी हुई सांसों के साथ उसे सर से पांव तक देखा था। ब्लू कलर की जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, उसके ऊपर बेबी पिंक कलर का कोट जिसकी लंबाई घुटनों से थोड़ा ऊपर फ्रंट से खुला हुआ, स्ट्रेट किए हुए डार्क ब्राउन बाल जो दोनों बाजू पर बिखरे हुए थे, बेबी पिंक कलर का लिप ग्लॉस और अपनी नेचुरल मेकअप, आंखों में ब्लैक ग्लासेस लगाए, कानों में चमकते हुए नगीने, गले में एक नाजुक सा लॉकेट पहने जिसमें उसी स्टाइल का नगीना लटक रहा था। बाएं हाथ में नाजुक सा ब्रेसलेट पहने वो होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब आ रही थी और उफ, उसे लगा जैसे जिंदगी उसकी जानिब आ रही हो, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती हुई उसकी जिंदगी। वो ठीक उसके सामने आ रुकी थी। मास्टर की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। वो पलके तक झपकना भूल चुका था, जबकि अमल ब्लैक ग्लासेस के पीछे छुपी अपनी इन आंखों से उसके साकत चेहरे को देख रही थी और फिर अमल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने हाथ उठाकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी और मास्टर जैसे किसी नींद से जागा था। क्या हुआ मास्टर, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? माना खैज मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम्हारी सवाल चलने से पहले मैं भी यही समझता था, कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला था। ओ तो तुम अपने होश ही खो बैठे। अमल ने भी कहा मौका अपने हाथ से जाने देना था। गलत फहमी है तुम्हारी, कहते हुए अब ड्राइविंग सीट की जाने बढ़ा था। उसे खुद की हालत पर यकीन नहीं आ रहा था। कैसे उसे देखकर रुक सा गया था, कैसे उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया था। मगर हाय अमल की जबान, काश वो गूंगी होती तो शायद वो अब तक उसे ऐसे ही देखता रहता, किसी भी परवाह किए बगैर। उसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की थी और कुन अखियों से अमल के मुस्कुराते होंठों को देख सकता था। यकीनन वो उसकी हालत एंजॉय कर रही थी और मास्टर उसे मजीद कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा रहा था और अब हवेली के बहुत करीब थे। वो अपने सामने बैठे उस शख्स को गुस्से से घूर रही थी। उसे मुस्तफा ने जो कुछ बताया था उसके बाद तो उसे उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी, मगर वो अब यहाँ उसे रेस्टोरेंट में उसी के सामने बैठी थी। जाने क्यों, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक जा सकते हो। तुमने मुझसे वादा किया था। डैम इट, मेज पर जोर से हाथ मारते हुए उसने कहा था। मैं मजबूर था, झुके हुए सर के साथ फरहाद ने कहा था। मजबूर थे? बिल्कुल वैसी ही मजबूरी फरहाद जिसमें तुमने उस लोगों को जिंदा जला डाला था, वही मजबूरी जिसमें तुमने मुझे छोड़ दिया था, वही मजबूरी जिसका नाम शहजाद शाह है। उसकी जानिब झुकते हुए कहा था। अगर वो लड़की जिंदा रही तो शहजाद शाह मुझे मार देगा। माया, क्या तुम मुझे मरता देखना चाहती हो? उसकी आंखों में देखते हुए फरहाद ने पूछा था, जिस पर माया कुछ पल के लिए रुक गई थी। क्या वो इसे मरता देख सकती थी? उसने खुद से पूछा था। नहीं, मगर मैं तुम्हें किसी को मारते हुए भी नहीं देख सकती। मैं उस लड़की को भी मरने नहीं देख सकती। फरहाद, माजी का किया गया गुनाह दोबारा मत दोहराओ। और अब उससे नरमी से समझा रही थी। क्या मैं उसे मारना चाहता था? वो कितने अरसे से तुम्हारे पास थी माया? मैं जानता था, मगर फिर भी मैंने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की। मगर ये सब करने पर भी उसने और तुमने मुझे मजबूर किया। माया, अब गुस्सा करने की बारी उसकी थी, जबकि माया चौंकी थी। मैंने? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वो लड़की नाइल शाह से मिली हुई है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई माया? अगर तुम मुझे पहले ये बता देती तो शायद मैं कुछ कर सकता था, मगर अब मैं क्या करूं? शहजाद शाह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है और उसका एक एक लफ्ज माया को हैरत की इंतहाओं पर ले गया था। तुम्हें कैसे पता चला? शहजाद शाह ने बुलाकर बताया मुझे। अब वो समझ आ रही है तुम्हें कि मैं इतना मजबूर क्यों हूँ? उसे गौर से देखते उसने कहा था। मगर उसे ये सब कैसे मालूम हुआ? ये तो कोई भी नहीं जानता था। माया को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह, एक मुस्कुराहट फरहाद के होंठों पर बिखरी थी। तो इसका मतलब तुम जिस लड़की को बचाने के लिए मेरे खिलाफ चलेगी, वो तुमसे सब छुपा कर रखती है। तुमसे छुपकर वो इतने बड़े बड़े काम कर रही है और तुम हो इतनी अनजान। तुम्हें तो तुम्हारे उस दोस्त ने भी कुछ नहीं बताया होगा ना? वो अब उसे चोट दे रहा था। माया को चोट लग भी रही थी। मुझे साफ साफ बताओ, शहजाद शाह को कैसे मालूम हुआ ये सब? वो अब जल्द अज जल्द सब जानना चाहती थी। नाइल शाह ने उसे सब बता दिया। उसने बताया कि वो लड़की उसे मिल चुकी है और वो जल्द उसे वहां ले जाने वाला भी है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम माया? इतनी अनजान कैसे हो तुम? वो उससे पूछ रहा था और माया को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। ये सब कैसे हो सकता है? मुस्तफा कैसे उससे इतना कुछ छुपा सकता है? और ऐसी कौन सी बातें थी जो अब तक उससे छुपी हुई थी? तो क्या इसलिए उन्होंने इसे अलग किया? क्या इसलिए अमल और मुस्तफा को अलग जगह शिफ्ट कर दिया? तो अब उन लोगों को उसकी जरूरत नहीं रही थी, इसलिए वो उससे अलग कर रहे थे। ये शायद वो अलग कर चुके थे। गुस्से की एक लहर उसके जिस्म पर दौड़ी थी। वो फौरन से अपना बैग उठाकर वहां से बाहर निकली थी। उसे सब मालूम करना था। उसे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। उसने गाड़ी हवेली के सामने रोकी थी। अमर ने देखा वो एक शानदार हवेली थी जिसके चारों तरफ में कैमरे और गार्ड्स मौजूद थे। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था।
क्या तुम तैयार हो? मास्टर ने संजीदगी से पूछा था। चलो, गहरी सांस ली थी। मास्टर ने गाड़ी आगे बढ़ाई थी। गेट पर मौजूद गार्ड्स ने उसकी गाड़ी आती देख फौरन मेन गेट खोला था। गाड़ी अंदर लाकर उसने हवेली के दाखिली दरवाजे के सामने रोकी थी। चलो कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला था और दूसरी जानिब अमल। उसने देखा दाएं जानिब एक खूबसूरत लॉन था जिसके इतराफ में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त थे। लॉन खूबसूरत है, उसने तारीफ की थी, जिस पर मास्टर के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मामा को फूल और पौधे बहुत पसंद है, वही इनका ख्याल रखती है। अमल ने देखा उसके चेहरे और आंखों में एक चमक आई थी, माँ की मोहब्बत की चमक। ऐसी चमक कभी अपने पापा के जिक्र पर नहीं देखी थी उसने। चलो, वो दोनों साथ ही दरवाजे की जाने पड़े थे। उन्हें आता देखकर एक गार्ड ने फौरन दरवाजा खोला था, जबकि दूसरा गार्ड अमल को देखने में मसरूफ था। मास्टर को उसका अमल को इस तरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फौरन अमल का हाथ थामकर वो अंदर आया था, जबकि अमल उसके हाथ थामने पर हैरान रह गई थी। हाथ छोड़ो मेरा, उसने अपना हाथ छुड़वाया था। इससे पहले कि मास्टर उसे कोई जवाब देता, टीवी लॉन्च में से सादिया बेगम नजर आई थी। मामा, उसने उन्हें आवाज देकर अपनी जाने मुतवज्जा किया था। वो उसे अचानक देखकर हैरान हुई थी। नाइल, तुम? खुशी से उसका नाम लेती हुई उन्होंने उसे गले लगाया था। कैसी हैं आप? तुम्हें देखकर बहुत अच्छी हो गई हूँ, उसका माथा चूमते हुए कहा था। नाइल से अलग होते हुए उनकी नजर पीछे खड़ी उस लड़की पर पड़ी थी जो दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी। ये लड़की कौन है? संजीदगी से पूछा था। इससे मिले, ये अमल है। अमल? अमन, ये मेरी मामा। उसने दोनों का तारुफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, मुस्कुराकर जवाब दिया था। बाकी सब कहाँ है? नाइल ने पूछा था। अपने कमरों में है, जाकर अपने बाबा से भी मुलाकात कर लो। मैं अपने कमरे में आराम करूंगा, बाकी सबसे डिनर पर मुलाकात होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मामा, उनका हाथ थामते हुए कहा था। कहो। डिनर से पहले मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे यहाँ आने का मालूम हो, खासतौर पर अमल का। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जाओ जाकर आराम करो, मुस्कुराते हुए कहा था। मास्टर ने एक नजर अमल की जानिब देखा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। चलो आओ, तुम्हें गेस्ट रूम दिखाती हूँ, तुम भी आराम कर लो। वो अब अमल को गेस्ट रूम की जानिब लेकर गई थी और अमल ने शुक्र किया था कि उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया था। मुसलसल बजने वाली डोरबेल पर उसने गुस्से से अपने लैपटॉप बंद किया था। क्या मुसीबत है यार, बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने ही माया गुस्से से तपतपाते चेहरा लिए खड़ी थी। हद हो गई माया, बंदा थोड़ा इंतजार ही कर लेता है, कहते हुए लॉन्च के सोफे पर आकर बैठा था। अमल कहाँ है? माया ने पहला सवाल किया था। मास्टर के साथ है वो। और ये तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुस्तफा का उसका अंदाज समझ नहीं आया था। तुम्हें कैसे मालूम हो कि फरहाद मेरे घर अमल को मारने आने वाला है? दूसरा सवाल हुआ था। तुम मेरे टैलेंट से नावाकिफ तो नहीं हो? माया संजीदगी से जवाब दिया था। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ये सब मेरी गलत फहमी निकली। क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। अब उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुस्तफा सवाल हुआ था। क्या छुपाया मैंने तुमसे? ये तो तुम मुझे बताओगे कि क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे। वो एक कदम आगे बढ़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। वो अब भी अनजान बना था। ठीक है, मैं समझा देती हूँ तुम्हें। मास्टर ने शहजाद शाह को अमल के बारे में सब बता दिया। फिर उन्होंने हमारे अपार्टमेंट्स अलग कर दिए और फिर फरहाद को उस दिन पकड़ने के बजाय छोड़ दिया गया। ये सब क्या हो रहा है मुस्तफा? आखिर मुझे ये सब क्यों नहीं मालूम? उसे गौर से देखते हुए सवाल कर रही थी, मगर मुस्तफा के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शायद वो इन सब के लिए पहले से ही तैयार था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ माया? और मुस्तफा के सवाल पर माया के चेहरे का रंग बदला था। चुप क्यों हो गई? बताओ मुझे, जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मुस्तफा ने अपना सवाल दोहराया था, जबकि माया अब उसका जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम लोगों जैसी हूँ मुस्तफा। मेरे अंदर भी कुछ खसूसियात हैं जिनसे तुम नावाकिफ हो। और अब वो एक और कदम आगे बढ़ी थी। मेरी बात को घुमाने के बजाय मुझे सच बताओ। सच तुम जानती हो, मास्टर के लिए काम करते हैं और वो कुछ भी हमें बताकर नहीं करते, और अगर बता भी थे तो इनकी इजाजत के बगैर एक लफ्ज भी हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। और तुम ये बहुत अच्छी तरह जानती हो माया। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा था और माया उसके एक एक लफ्ज का मतलब समझ रही थी। काश कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन कर सकती मुस्तफा, वो कहकर वहां से जा चुकी थी, जबकि मुस्तफा ने एक गहरी सांस लेकर अपना मोबाइल उठाया था और एक मैसेज टाइप करके किसी को सेंड किया था। फिर एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी थी। वो सब डाइनिंग टेबल पर खामोशी से बैठे थे। मुलाजमा खाना लगाने में मसरूफ थी, जबकि सादिया बेगम उन्हें हिदायत दे रही थी। खैरियत है ताई, आज खाने में इतना सब बनाया है? सोया ने मेज पर नजर घुमाते हुए कहा था। और सब भी नाइल शाह की पसंद का, जमशेद साहब ने कहा था। क्या नाइल आया है? शहजाद शाह ने सवाल किया था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। जी बस आने ही वाला होगा, लो आ गया। सामने आते नाइल शाह की जानिब इशारा किया था। मेज पर मौजूद तमाम लोगों से आता देखकर खड़े हुए थे। आ गया मेरा शेर, शहजाद शाह ने पुरजोश अंदाज में नाइल को गले लगाया था। मुझे आना ही था बाबा, मुस्कुरा कर कहते हुए उनसे अलग हुआ था। कैसे हैं चचा आप? अब वो जमशेद शाह के जाने पड़ा था। बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, तुम कैसे हो? उसका गंदा थपथपाया था। अच्छा हूँ चचा, उनसे अलग होते हुए उसकी नजर पीछे खड़ी जोया पर पड़ी थी, जो उसे देखकर मुस्कुराई थी। हेलो एवरीवन, एक आवाज ने उन सबको चौंकाया था। सबने एक साथ ही उस तरफ देखा था।
सबने एक साथ ही नाइल के पीछे देखा था, जहां से एक निस्वानी और बेबाक आवाज आई थी और सबको चौंकना पड़ा था। ये लड़की कौन है? सॉरी मैं लेट हो गई। हाउ आर यू ऑल बडी? नजाकत से अपने कंधे से बाल पीछे करते उसने कहा था। ये लड़की कौन है? शहजाद शाह की संजीदा आवाज आई थी। यकीनन उन्हें ये बेबाक लड़की पहली नजर में बुरी लगी थी। ओह नाइल, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। चमकती आंखें और गहरी मुस्कुराहट उसकी जानिब फेंकते हुए उसने कहा था। वाह अमल वाह, मान गए तुम्हें। उसकी आंखों में देखते हुए नाइल ने उसकी तारीफ की थी, जैसे वो समझ चुकी थी। मुस्कुराहट मजीद कह रही थी। सॉरी, ये मेरी पार्टनर है अमल, और अमल ये है मेरे बाबा, मेरे चचा, मेरी कजन सोया और मेरी मम्मा। उसने हाथ के इशारे से सबका तारुफ करवाया था और अमल की नजर अपने सामने खड़े इस बारो बिरसात पर पड़ी थी। व्हाइट शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक बास्केट पहने, बाएं हाथ में कीमती घड़ी, घनी मूछे, आंखों में गुस्से की झलक और माथे पर बल्ली, वो उसे ही देख रहे थे नापसंदीदगी से। और अमल वो क्या देख रही थी? एक बार फिर उस रात की झलक उस दिमाग में रोशन हो गई थी। वो घर, वो आग और आग में जलते उसने के माँ बाप। हेलो, उसने मुस्कुराकर सबसे कहा था। क्या कमाल अदाकार थी वो। अब नजर सब पर घुमाते हुए जोया के चेहरे पर रखी थी, जो उसे तकरीबन खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अमल की मुस्कुराहट मजीद गहरी थी। तो यहाँ एक राइवल भी है। वाओ, आओ बेटा बैठो यहाँ। सादिया बेगम ने एक कुर्सी इसकी जानिब इशारा किया था और अब वो सब अपनी अपनी जगहों पर वापस बैठे थे। सबसे पहले शहजाद शाह अपने मुकम्मल संजीदा अंदाज में, उनके दाएं जानिब सादिया बेगम, उनके साथ जोया, जबकि बाएं जानिब और नाइल शाह बैठा था और साथ अमर, जबकि जमशेद साहब अब सोया के साथ जाकर बैठे थे। अमर ने नाइल की प्लेट में बिरयानी डालना शुरू की थी और मेज पर बैठे हर शख्स ने हैरानगी से उसकी हरकत को देखा। यहाँ तक कि नाइल शाह खुद भी कुछ देर के लिए हैरान हुआ था, मगर अमर के होंठों की मुस्कुराहट ने उसे सब समझा दिया था। अब अमर ने उसकी प्लेट में 2 कबाब रखे थे। बेटा तुम भी कुछ लो ना। सादिया बेगम ने इस खामोशी को तोड़ा था। शहजाद शाह के गुस्से से तपते हुए चेहरे को वो देख चुकी थी। जरूर आंटी, एक्चुअली जब तक नाई कुछ ना खा ले मुझसे भी कुछ खाया नहीं जाता, आदत हो गई है ना। हल्का सा हंसते हुए उसने एक अदा से कहते हुए नाई की जानिब देखा था, जिसे आज वो हैरानगी की इंतहा पर ले गई थी। ये लड़की? शहजाद शाह की संजीदा आवाज ने दोनों को उनकी जानिब मुतवज्जह किया था। कब से है तुम्हारे साथ? कुछ महीनों से, मुख्तसर जवाब देकर नाइल अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जह हो चुका था, जबकि अमल अब अपने प्लेट में खाना डालने लगी थी। वैसे सब ठीक तो है ना बेटा? ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम किसी को अपने साथ घर लाए हो? सवाल जमशेद साहब की जानिब से हुआ था, क्योंकि इससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी। एक और मुख्तसर जवाब था। और अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? एक और सवाल हुआ था। जल्द मालूम हो जाएगा आपको ये, पहले खाना खा लें। संजीदगी से दिए गए नाइल के इस जवाब ने शहजाद शाह को हैरान किया था। ये अंदाज, ये कुछ नया था। जरूर, कहते हुए शहजाद शाह की जानिब देखा था, जो उसे ही देख रहे थे। उन्हें अब खाना खत्म होने का इंतजार था। खाने के बाद चाय का दौर चला था और सब इस वक्त लॉन्च में बैठे थे। अब भी अमर नाइल के साथ ही बैठी थी, जो कि जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो फिर बताओ, आज अचानक कैसे आ गए तुम? जमशेद साहब ने एक बार फिर सवाल किया था। क्या मुझे अपने घर आने से पहले इत्तला देनी होगी? नाइल के जवाब पर जहां जमशेद साहब को गुस्सा आया था, वहीं जोया और शहजाद शाह को भी इसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, मगर इस तरह किसी लड़की के साथ आना कुछ नया नहीं है। नाइल अंदाज तंजिया था। लगता है मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा नाइल, एक अदा से अमल ने कहा था, क्योंकि अभी ये तुम्हें जानते नहीं है स्लीपिंग ब्यूटी। और नाइल के अल्फाज और अंदाज ने वहां बैठे हर इंसान के सर पर धमाका किया था। ये क्या कह रहे हो नाइल? शहजाद शाह ने खड़े होते हुए कहा था और उनके साथ हर शख्स खड़ा हो चुका था, सिवाय नाइल और अमल के। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है बाबा, आप प्लीज बैठ कर मेरी बात सुने। वो फौरन ही एक फर्माबरदार बेटा बना था। वाह, क्या यूटर्न लिया है। उसने मुस्कुराहट दबाते उसके कानों में सरगोशी की थी, जबकि नाइल ने बस एक खूरी से नवाजा था। हमें साफ साफ बताओ नाइल, कौन है ये लड़की और यहाँ क्यों है? अब सवाल शहजाद शाह की जानिब से हुआ था। मैंने आपकी बात के बारे में बहुत सोचा, नाइल ने खड़े होते हुए कहा था। अमल भी साथ ही खड़ी हुई थी। कौन सी बात? शादी। और नाइल के जवाब पर जोया के चेहरे पर आई रौनक अमल की आंखों से पोशीदा न रह सकी थी। बेचारी, उसने दिल से जोया से हमदर्दी की थी। तो यानी तुम शादी करने के लिए राजी हो? शहजाद शाह की आवाज में एक उम्मीद थी। शादी पर तो मुझे कभी भी इतराज नहीं था बाबा, इसलिए तो मैं अमल को लेकर आया हूँ। एक बार फिर सबके चेहरों पर कंफ्यूजन थी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है, उसने अमल का हाथ थामा, जैसे वहां खड़े हर शख्स ने हैरानगी से देखा था। मीट माई वाइफ अमल नाइल शाह। और बस ये चंद अल्फाज ही थे जिन्होंने वहां खड़े हर शख्स के सर पर धमाका किया था। अमल ने देखा बस सबके चेहरों के बदलते रंग, शहजाद शाह की शोला बरसाती आंखें, सादिया बेगम की हैरान की, जमशेद शाह का गुस्सा और जोया उसकी आंखों में जलन। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शहजाद शाह की एक और गरजती आवाज आई थी। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, क्या किसी को एतराज है? उसने संजीदगी से पूछा था।
اس جیسی لڑکی کو ہمارے سامنے کھڑا کر کے تم کہتے ہو کہ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ جمشید شاہ کی جانب سے جواب آیا تھا، یہ لڑکی ہماری بہو نہیں بن سکتی، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ شہزاد شاہ نے کہا تھا، تو مت کرے، یہ میری بیوی اور میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اٹل لہجے میں جواب دیا تھا، یہ تمہاری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی، تم اسے طلاق دینی ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس خاندان اور جائیداد دونوں میں ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جمشید شاہ دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، جس پر نائر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی امل کی جانب دیکھا تھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلو امل، اس کا ہاتھ تھامنا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا جب سب اسے حیرانگی سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اگر تم یہاں سے گئے تو واپسی کا راستہ بند ہوگا۔ شہزاد شاہ کی گرجتی آواز پر اس کے قدم رکے تھے، اس نے امل کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وقت آ گیا، اسی سوچ کے ساتھ امل نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا بابا، اور نہ ہی کوئی مجھے اس خاندان اور جائیداد سے نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ رکا تھا اور سب اسی کے بولنے کے منتظر تھے، کیونکہ شادی میں نے خاندان میں ہی کی اپنے چچا کی بیٹی امل جہانگیر شاہ سے۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے لوگوں پر بجلیاں گرا کر وہ امل کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا چکا تھا۔ تو انٹرول شروع ہوا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ اس شخص کے ہمراہ جو اس کا کانٹریکٹڈ ہسبینڈ تھا کا ہاتھ تھامے اس حویلی سے باہر نکلی تھی، اور اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کافی دیر سے موجود دونوں کے بیچ اس خاموشی کو امل نے توڑا تھا، اور جب سے وہاں سے نکلے تھے دونوں میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کیا تم ساری رات گاڑی میں گزارنا چاہتی ہو؟ سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ مجھے لگا ہم واپس جا رہے ہیں، اتنی جلدی نہیں، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا اور امل بھی۔ دونوں اب ہوٹل کے اندر آ کر لفٹ کے جانے پڑے تھے، شاید اس نے پہلے یہاں بکنگ کروا رکھی تھی، اس لیے وہ ڈائریکٹ رومز کی جانب آ رہے تھے۔ یہ لو سامنے والا روم میرا ہے، تم فریش ہو جاؤ۔ روم کی چابی اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے لے کر وہ پلٹی اور روم میں چلی گئی۔ اندر آ کر وہ سیدھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا، خاص طور پر وہ لمحہ جب شہزاد شاہ اس کے سامنے تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ کس طرح اس نے اپنے غصے اور نفرت کو کنٹرول کیا تھا۔ ماما، پاپا، اس نے کہنا شروع کیا تھا جیسے اسے سن رہے ہوں۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کے قاتل کو سزا دلوانا، اور اس کے لیے میں ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا خطرہ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس شخص کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی، کبھی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھی اور واش روم کی جانب گئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا جب دروازے پر نوک ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے دروازہ کھولا، جہاں سامنے ایک شخص ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا۔ آپ کا آرڈر سر۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ پلٹا، جبکہ ماسٹر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر سامنے والے روم کے دروازے کی جانب آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ نوک کیا تھا۔ کون ہے؟ امل کی آواز آئی تھی۔ تمہارا ہسبینڈ، مسکرا کر کہا تھا۔ شاید اندر وہ کچھ کر رہی تھی، اس لیے کچھ دیر لگی تھی اسے دروازہ کھولنے میں۔ کانٹریکٹڈ ہسبینڈ۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس نے بغور امل کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے بال گیلے اور چہرہ میک اپ سے پاک تھا، اس لیے میں بہت زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ کانٹریکٹڈ اسے ہوں تو ہسبینڈ ہی نا، سلیپنگ بیوٹی اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔